एलॉन मस्क के पास ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का प्लान है। वो हम इंसानों को एक नए प्लैनेट पर बसाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर ना ऑक्सीजन है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, ना स्पेस से कोई प्रोटेक्शन। मतलब मार्स का एटमॉस्फेयर वीक है, ना ही वहां की जमीन ऐसी है जहां पर हम कुछ भी उगा सकें। एक्चुअली में हम मार्स पर एक बायोडोम में रहने वाले हैं, जहां पर आर्टिफिशियल तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा और वहां पर पेड़ पौधे सब कुछ इसी डोम में उगाया जाएगा। ये देखने और सुनने में काइंड ऑफ साई-फाई और कूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम ये बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन असलियत में यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर बायोडोम की ऑक्सीजन सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आई या फिर क्रू बायोडोम के अंदर भी खाने के लिए जरूरी फूड नहीं उगा पाया तो क्या होगा? क्योंकि वो अर्थ नहीं है, वो मार्स या फिर सैटर्न का मून या फिर सोलर सिस्टम में कोई भी दूसरा प्लैनेट हो सकता है जहाँ पर हम बेस बनाएंगे। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर हम मार्स का ही एग्जाम्पल लें तो हमें अर्थ से स्पेसएक्स के एक रॉकेट को मार्स तक पहुंचाने में लगभग 3.5 महीने लगेंगे। कोई भी जरूरी सामान अगर इतने टाइम में डिलीवर होगा तो शायद मार्स पर रह रहे सारे क्रू मर जाएंगे। और मैं ये बात बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इसी चीज के रिलेटेड यहाँ अर्थ पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया था। हालांकि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक था। ये एक बायोस्फीयर था जिसे 1987 से लेकर 1991 के बीच में बनाया गया था, जिसके अंदर अर्थ जैसा एनवायरनमेंट था। इस बायोस्फीयर को बनाने का मेन गोल ये था कि आखिर दूसरे प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनी कैसी होगी और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम कैसे फूड और ऑक्सीजन बना सकते हैं और कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म बिना किसी बाहरी मदद के इस बायोस्फीयर में रह सकते हैं। ये एक तरह का स्पेस बेस्ड प्रोटोटाइप था। बायोस्फीयर को एयर टाइट बनाने के लिए यहाँ पर 2 एक्सपेंशन चेंबर्स बनाए गए थे, जिसे उन्होंने बायोस्फीयर के फेफड़े कहा। हाँ, ये दोनों एक्सपेंशन चेंबर्स बायोस्फीयर के लंग्स थे और ये लंग्स उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर एक हैवी मेटल प्लेट जो कि रबर मेम्ब्रेन से अटैच थी, वो प्लेट ऊपर और नीचे होती थी ताकि वो बायोस्फीयर के अंदर और बाहर के प्रेशर डिफरेंस को एक जैसा कर सके। इस 3 एकड़ के एरिया में हर चीज की फैसिलिटी थी जो यहाँ आउटसाइड अर्थ पर मौजूद है, जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, डेजर्ट, ओशन, रेन फॉरेस्ट और इसके अंदर टोटल 3800 प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज थी। ये पूरा एरिया 7.2 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ शील्ड ग्लास से बना था, जिसकी फ्रेमिंग स्टेनलेस स्टील की थी। इसी के जस्ट बाजू में ह्यूमन हैबिटेट एरिया भी बनाया गया था, जहां पर 8 लोग ऐसा क्रू रहते थे। इसके अंडरग्राउंड में बायोस्फीयर को चलाने वाली सभी तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिस एरिया को टेक्नोस्फीयर कहा गया। बायोस्फीयर के अंदर एयर हैंडलर्स के थ्रू सर्कुलेट की जाती थी, जो कि इस डोम का एनर्जी सेंटर भी था। ये एनर्जी सेंटर मेन डोम से थोड़ा दूर बनाया गया था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पर जनरेटर्स लगाए गए थे। इसके अंदर एक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था, जिससे वो स्टेनलेस स्टील की लाइनर में लीक्स को डिटेक्ट कर सके ताकि प्रेशर डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब ये बायोस्फीयर पूरी तरह सेल्फ सस्टेनिंग डोम था और अगर हम इसे ढंग से स्टडी कर लेते तो हम इस अर्थ को भी ढंग से स्टडी कर लेते, क्योंकि अर्थ भी एक तरह की बायोस्फीयर ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर नेचुरली सब चीज का अमाउंट हमारे लिए परफेक्ट है। बायोस्फीयर का ओरिजिनल बजट $30 मिलियन था, लेकिन जब ये बनना चालू हुआ तब इसके अंदर पैसा लगता गया और $30 मिलियन से इसका कॉस्ट $200 मिलियन लग गया। इसे कहते हैं मास्टर प्लानिंग का फेल होना। अब शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरा कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट की स्टोरी। सितंबर 1991 टोटल 8 लोगों को नासा जैसा सूट पहनाकर उन्हें इस डोम में 2 साल के लिए रहने के लिए भेज दिया गया। उन्हें इस जगह पर सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस करना था और सब चीज की देखभाल भी खुद ही करनी थी, जिसमें इंक्लूड था फूड, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, फिश और वो सब कुछ जिस चीज की इन्हें जरूरत पड़ेगी। और ये पूरे 2 साल तक इस मेगा स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। ठीक 24 घंटे के बाद क्रू के कैप्टन ने अनाउंस किया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 45% तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से क्रू में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगे। इसके ठीक 12 दिन बाद जेन पॉइंटर ने अपनी उंगली थ्रेशिंग मशीन में दे दी, जिसकी वजह से उनकी उंगली कट गई और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर उसे वापस जोड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी के लिए बाहर निकाला गया। लेकिन जब वो वापस बायोस्फीयर में दोबारा एंटर हुई तो उनके हाथ में एक बैग था। उनके कहने के मुताबिक उस बैग में कुछ सर्किट बोर्ड और रेन फॉरेस्ट के लिए प्लांटिंग प्लान था, लेकिन असलियत में उस बैग के अंदर फूड सप्लाई और जरूरत का सामान था। लेकिन अगर यही बायोस्फीयर सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट या फिर मून पर होता तो वो लोग ना ही इस बायोस्फीयर को लीव कर पाते और ना ही बाहर से किसी और तरह की सप्लाई ला सकते थे। इसके ठीक 17 महीने बाद बायोस्फीयर के अंदर एयर की कमी होने लगी। वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल घटकर सिर्फ 14.2% बचा।
कोई भी इतने कम ऑक्सीजन लेवल में खुद को बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करेगा। खैर, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 31,000 पाउंड लिक्विड ऑक्सीजन को इस बायोस्फीयर के अंदर पंप किया गया ताकि वो लोग चैन की सांस ले पाएं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे पेड़ पौधे लगाने के बाद भी वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम कैसे हुआ। इस पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें जवाब मिल गया। इसकी प्रॉब्लम थी वहाँ पर मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और बायोस्फीयर की दीवार जो कि कंक्रीट से बनी थी। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा CO2 एक्सेल कर रहे थे और बायोस्फीयर की दीवार जो कि कंक्रीट से बनी थी, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर क्रिएट करता है। और ये प्रोसेस बायोस्फीयर के अंदर बार बार हो रही थी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे के लिए इनफ कार्बन डाइऑक्साइड बचती ही नहीं थी जिससे वो कंज्यूम करें और इनफ ऑक्सीजन रिलीज करें। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वॉल पर एक्स्ट्रा लेयर की कोटिंग की गई, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन पूरी तरह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाया। यहाँ पर मौजूद क्रू मेंबर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने लिए फूड उगा पाते थे, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया जब क्रू जो बीज उगाने के लिए रखे हुए थे उसे ही खाने लगे, क्योंकि वो हमेशा भूखे रहते थे। ये पूरा प्रोजेक्ट कई तरह के फेलियर के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पर सीक्रेटली हर मंथ बहुत सारी चीजें बायोस्फीयर के अंदर पहुंचाई गई थी और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर लगाया गया था ताकि वो एटमॉस्फेयर को ऑटोमेटिक मैनेज कर दे, वरना वो लोग बहुत पहले ही मर चुके होते। आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट 1993 को खत्म हो गया। अभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को एक कंप्लीट फेलियर के नाम से जानते हैं, जिसके बाद एड बर्स जिन्होंने इसे बनवाया था उन्होंने जमीन और स्ट्रक्चर को $50 मिलियन में बेच दिया। फाइनली नुकसान तो नुकसान, लेकिन सरदर्दी तो नहीं रहेगी। अब देखते हैं नई कॉलोनी और क्रू मार्स पर कैसे सरवाइव करता है। आपको क्या लगता है, क्या हम मार्स पर कॉलोनी बनाकर सरवाइव कर पाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और आपके पास कोई टॉपिक है, मतलब कोई भी तरह का टॉपिक, उसे नीचे कमेंट में लिख दो और जिस भी बंदे ने ये टॉपिक दिया होगा उसका नाम मार्स पर एक बड़े बिलबोर्ड पर छाप दूंगा। ओके, डील डन।